हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के हवाले से। और इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप पाकिस्तान से कोई भी चीज़ बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और बाहर से कोई भी चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस डॉक्यूमेंट की जो इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि ये डॉक्यूमेंट जो है इशू तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट मौजूद ना हो तो करोड़ों रुपए का सामान भी आप पाकिस्तान से बाहर नहीं भिजवा सकते। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, जिसको लोग फॉर्म ई भी कहते हैं, फॉर्म आई भी कहते हैं और जो है वो ई फॉर्म भी कहते हैं। बेसिकली जो है इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है एफआई, जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो आज मैं इसके हवाले से बात करने वाला हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन जो है वो इशू करता है, कैसे इशू होता है, उसको इशू करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कब इशू करवाना होता है। तो आज मैं पूरी डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और एक सवाल भी मैंने लेना है, एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें कमेंट्स में पूछा था, उनका इशू भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। तो हमने जो है उसके ऊपर वीडियो बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि ये वो इशू है जो बहुत सारे लोग हैं जो फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो उनका जो सवाल था, सवाल ये था कि उन्होंने जो है वो दुबई से उनको ऑर्डर आता है, कुछ प्रोडक्ट वो डिज़ाइन करते हैं और उन उसकी अमाउंट जो है वो उनके अकाउंट में जो है वो आ जाती है। अच्छा, बेसिकली जो है उनका सवाल था और उन्होंने पूछा ये कि मैं यहाँ स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा आपके साथ। देखें, वो पूछ रहे हैं कि नरेंद्र भाई, उनको मशवरा चाहिए। मैंने कुछ पार्ट डिज़ाइन और प्रोडक्शन का ऑर्डर यूएसए से लिया। मेरे कंपनी अकाउंट में अमाउंट भी आ गई और हमने 4 महीने में प्रोडक्ट भी रेडी कर लिया। अब मेरा जो शिपिंग एजेंट है, अब शिपिंग एजेंट से अच्छा, जो इनके शिपिंग एजेंट है उन्होंने उनसे कहा कि भाई फॉर्म ही लेके आओ। मैंने अभी अभी से रिटर्न रिक्वेस्ट की और आज 1 वीक हो गया है और फॉर्म ही नहीं मिल रहा, क्या करो। देखिए, इनका सवाल भी बिल्कुल आज के इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, तो हमने इस सवाल को इस वीडियो के अंदर लिया। तो हम इस सवाल का भी जो है जवाब इनको देंगे कि क्या इशू उनके सब आ रहा है। तो पहले बेसिकली हम समझ लेते हैं कि ये एफआई जो है वो क्यों इशू होता है और कब हमें इशू करवाना होता है और किन टर्म्स पे ये इशू होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसको इशू करवाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए पीएसडब्ल्यू से पहले जो है वो विबोक चलता था और विबोक के अंदर फोमी जो है वो यूज़ होती थी एक्सपोर्ट के लिए और फोम आई यूज़ होती थी इंपोर्ट के लिए। तो विबोक में क्या होता था, विबोक में जो है वो फोमी और फोम आई जो है वो ट्रेडर खुद जो है वो इनपुट करता था, डेटा सारा वो खुद इनपुट करता था, बैंक सिर्फ अप्रूव करता था। लेकिन जब से पीएसडब्ल्यू आया है तो पीएसडब्ल्यू ने एफ फोम ई को रिप्लेस कर दिया है एफआई के साथ। अब एफआई इशू होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के अंदर। और एफआई कौन इशू करता है? बैंक इशू करती है। तो एफआई ये वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान से कोई भी सामान आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ये लाजमी होनी चाहिए। इसके बगैर आप कोई भी सामान नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो एफआई जो है वो बैंक इशू करता है। अब ये इन भाई का जो सवाल था कि उन्होंने एडवांस पेमेंट भी उनकी कंपनी के अकाउंट में आ गई है और सामान भी अब उनका रेडी है 4 महीने के बाद, लेकिन जो शिपिंग एजेंट है वो कह रहा है कि फॉर्म ही लेके आओ। तो देखिए, फोमी इन शॉर्ट उसका मतलब यही है कि एफआई बैंक से लेके आओ और बैंक जो है इनको इशू करके नहीं दे रही। अब इनकी एक मिस्टेक है, वो क्या मिस्टेक है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। बहुत सारे हमारे जो नए लोग हैं वो ये मिस्टेक कर देते हैं। देखिए, पहले ये हम समझ लेते हैं कि एफआई जो है वो क्यों इशू की जाती है। बेसिकली इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इन शॉर्ट जो है आप ये समझ लें, एफआई बेसिकली एक फाइनेंशियल डिक्लेरेशन होती है, एक ट्रांजैक्शन की, जो अब ये कह लें कि एक रिसीप होती है जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे होते हैं। मतलब जो भी सामान पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो फॉरेन करेंसी में अमाउंट यहाँ कंपनी के अकाउंट में आनी चाहिए, उस ट्रेडर के, उस एक्सपोर्टर के जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरीके से इंपोर्ट में भी कोई भी सामान वो मंगवा रहा है तो उसके अकाउंट से वो पैसे जाने चाहिए बाहर, उससे जिससे वो सप्लाई से माल ले रहा है। तो एफआई इशू करने का बेसिक मकसद ये होता है एक्सपोर्ट के अंदर कि जो भी फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आती है वो फॉरेन करेंसी आपको नहीं मिलेगी। मतलब जो भी आप सामान बेच रहे हो ना, आप डॉलर्स में वो सामान बेच रहे हो, वो $8 में रहे आपके अकाउंट के अंदर, लेकिन आपको डॉलर्स नहीं मिलेंगे।
आपको मिलेंगे उसको कन्वर्ट करके उसके कन्वर्जन में रुपए मिलेंगे। मतलब एक चीज़ आप बेच डॉलर में रहे हो लेकिन आप वो डॉलर नहीं रख सकते अपने पास। वो डॉलर आपने स्टेट बैंक को देने हैं। स्टेट बैंक उसके अगेंस्ट जो है वो आपको कन्वर्ट करके रुपीस में पैसे देगी। तो बेसिकली ये एक डिक्लेरेशन होती है, उस पे साइन वगैरह आप करते हो कि आप पैसे नहीं रखोगे। इसके अलावा और भी इसके रीज़न्स है लेकिन अभी तक इतना ही समझ लें ज़्यादा बेहतर है। आगे इसको मज़ीद और जो है कॉम्प्लेक्स में नहीं करता। किन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये इश्यू किया जाता है और कितने तरह का एफआई जो है वो इश्यू होता है। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी पेमेंट टर्म क्या है। आपके बायर के साथ जो है क्या पेमेंट टर्म तय हुई है। बेसिकली यहाँ पे कौन-कौन सी पेमेंट टर्म पे काम हो रहा है, जैसे आपको पता है कि एलसी के ऊपर काम होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट है। दूसरा एडवांस पेमेंट पे काम होता है। तीसरा जो है वो डीपी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस डीए जिसको कहते हैं। तो बेसिकली ये 4 जो है पेमेंट टर्म है जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। तो इन चारों पेमेंट टर्म की जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू होती है। अगर आपकी बायर के साथ डील जो हुई एलसी के ऊपर हुई है, तो आपका जो बायर है वो आपके बैंक अकाउंट में एलसी भेजेगा। जब एलसी बैंक रिसीव कर लेगी तो फिर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक आपको जो है वो इशू करके देगी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे वो मैं अभी आपको चल के बताता हूँ। अगर आपकी जो डील हुई है बायर के साथ एडवांस पेमेंट के अंदर हुई है, तो जब आपकी पेमेंट बैंक में रिसीव्ड होती है, जैसे ही पेमेंट रिसीव होती है तो उसी वक़्त जैसे पेमेंट रिसीव होगी, आपकी बैंक जो है आपकी पेमेंट को होल्ड कर देगा और जो है आपने बताना है उनको पर्पस कि ये पेमेंट किस चीज़ की है। डॉक्यूमेंट आप क्या दोगे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो डॉक्यूमेंट आपने बैंक को दोगे तो बैंक आपकी पेमेंट को रिलीज़ कर देगी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इश्यू कर देगी। इसके बाद जो तीसरी पेमेंट है वो है डीपी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस चौथी की बात करें। तो इन दोनों के अंदर जो है वो कब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू होती है, इसके अंदर आप कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू करवा सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है कि पेमेंट आ जाए, ऐसी आ जाए, नहीं। क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के अंदर और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट के अंदर डीपी और डीए के अंदर जो है पेमेंट जो है बाद में आ रही होती है। तो उसको आप सिर्फ़ आपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे देने हैं बैंक को जब भी आपको इश्यू करवाना हो डीपी या डीए। अब डॉक्यूमेंट जो है वो कौन से होने चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन से देने होते हैं बैंक को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करवाने के लिए। देखिए, अगर एलसी के अंदर आपकी डील हुई है तो एलसी तो बैंक के पास ही आती है, बैंक ही आपको प्रोवाइड करती है, तो एलसी उनके पास होती है। आपने जस्ट जो है वो अपनी इनवॉइस जो प्रोफोर्मा इनवॉइस है जो बायर के साथ आपने जो है बायर को भेजी थी, वही इनवॉइस जो है आपने बैंक में जमा करवा देनी है। और बैंक के जो है वो अपने प्रिस्क्राइब फॉर्म होते हैं जो बैंक आपको देगा फिल करने के लिए, कि भाई एफआई इशू करवानी है तो ये फॉर्म फिल करके दे दें। मेरे ख्याल से कोई 2 फॉर्म होते हैं इसके अंदर, वो आपको बैंक देगा, वो आपने पूरा फिल करके उनको देना है। उसके अंदर क्या डिटेल लिखनी होती है, बायर का नाम होता है, एड्रेस है, आपकी जो पेमेंट आई है वो जो किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आई है उस प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, एचएस कोड लिखना होता है, अमाउंट है वो लिखना होता है और साइन स्टैम्प करके बैंक को दे देना होता है। और इसके अलावा एफआई इशू करवाने के लिए इन बैंक का अलग से फॉर्म होता है। उस फॉर्म के अंदर भी यही तमाम चीज़ें होती हैं, बायर का नाम जो है वो कौन से पोर्ट पे जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, एचएस कोड क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, उसकी यूनिट प्राइस क्या होगी, उस फॉर्म के अंदर लिख कर साइन स्टैम्प करके आपने बैंक को दे देना है और बैंक जो है वो आपको एफआई इशू करके दे देगी। इसी तरीके से एडवांस की पेमेंट जो है, एडवांस का भी प्रोसीजर तकरीबन सेम ही है। एडवांस में भी यही चीज़ें आपको चाहिए होती है। जैसे ही एडवांस आपके अकाउंट में आती है, बैंक आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आपकी एडवांस पेमेंट आई है, कि किस-किस चीज़ के अगेंस्ट आई है, आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। आप बैंक में जाओगे, उनको बताओगे कि भई ये एडवांस पेमेंट है, प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट की पेमेंट है, तो वो आपको कुछ फॉर्म दे देंगे, अंडरटेकिंग होती है एडवांस पेमेंट की। वो भी उसके अंदर भी सेम यही बायर का नाम, एड्रेस, प्रोडक्ट सारी चीज़ें वही सेम लिखनी होती हैं, उसमें साइन स्टैम्प करना होता है। एफआई का फॉर्म वही जो पहले लगा वही फॉर्म, एफआई का भी वो फॉर्म आपको देंगे, वो भी फिल करके आपको बैंक को जो है वो दे देना है। डीपी और डीए के अंदर भी प्रोसीजर सेम ही होता है। जो है बैंक के जो फॉर्म होते हैं वही वो सेम फॉर्म जो है बैंक के जो एफआई इशू करने का जो फॉर्म है वो सबका सेम ही होता है। तो वो फॉर्म जो है वो आपने फिल करके साइन स्टैम्प करके बैंक को जो है वो हैंड ओवर कर देना है। देखिए, अब जो इशू फेस हो रहा है ना, जो जिस भाई ने हमसे मैसेज किया था कि भाई एडवांस पेमेंट उनको 4 महीने पहले आ गई थी और जो है वो उन्होंने सामान भी रेडी कर दिया है और अब शिपिंग एजेंट कह रहा है कि फॉर्म ही लेके आओ, यानी एफआई जो है वो लेकर आओ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और बैंक जो है वो इशू नहीं कर रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त थे,
उसूलन तो जब जब तक हम वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उनको नहीं प्रोवाइड करते, वो पेमेंट तब तक होल्ड रहती है। लेकिन इन भाई का कहना है कि उनके कंपनी के अकाउंट में आई और जो है वो अब उनके अकाउंट में आई और बैंक ने रिलीज़ कर दिया। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं क्यों रिलीज़ कर दिया। हो सकता है कि जो है वो इन्होंने बैंक को ये नहीं बताया हो कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पर्सनल अकाउंट में इस तरह की अमाउंट मंगवा लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में जैसे ही अमाउंट आती है ये और जो है वो कोई आपको होल्ड नहीं करेगा और जो है वो अपने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी अगर आप पर्सनल अकाउंट मंगवा रहे होते हो तो। इस भाई का अगर हम केस देखें कि उनकी अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे आ गए, बैंक ने रिलीज़ भी कर दिए। कुछ चीज़ उनसे पूछी नहीं और जब 4 महीने बाद शिपिंग एजेंट ने इनको कहा एफआई चाहिए होगी, वो बैंक में गए, तो जो है बैंक ने इनको प्रॉब्लम की फेस किया कि भई जो पेमेंट पहले आ गई थी वो रिलीज़ हो गई। अब वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें बैंक एडजस्ट नहीं करते, कि जो पुरानी ट्रांज़ैक्शन जो पहले से वो कर जाते हैं। तो ये एक बहुत जो है वो टिपिकल इश्यू बन जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक फ़ॉर्म ही नहीं इश्यू हो रही तो क्या हो गया, वो दूसरी फ़ॉर्म ही इश्यू करवा ले। अब दूसरी फ़ॉर्म इश्यू करा ले, वो किस पेमेंट रफ़ पे इश्यू करा है? पेमेंट तो उनको एडवांस में रिसीव हुई है और एडवांस पेमेंट की एफआई तब इश्यू होती है जब एडवांस जो है वो अकाउंट में आता है और फिर जो है वो इश्यू कर और इस केस के अंदर अकाउंट में पैसे आए हैं 4 महीने पहले और उसको कोई होल्ड भी नहीं किया गया। क्यों होल्ड नहीं किया गया वो तो बैंक वाले ही बताएँ उनको, या तो उनकी मिस्टेक यही लग रही है कि उन्होंने बैंक में ये जो है बताया ही नहीं है कि वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। बाकी तो बैंक ही उनको एक्सप्लेन कर देगी। अब इस तरह के जो रिलेटेड केसेस हैं ना जो मैंने देखे हैं, इसके अंदर ये हल इसका क्या होता है? इसका हल बेसिकली देखिए, अगर उन्होंने बैंक में रिक्वेस्ट की हुई है, अगर वो उसको फुलफ़िल कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने जो केसेस देखे हैं उसके अंदर जो है वो क्या होता है, वो पैसे वापस भिजवाते हैं। जो पैसे उन्होंने यूज़ जितनी अमाउंट आई थी ना, ये पूरी अमाउंट वापस जाती है, फिर बायर इसको दोबारा भिजवाता है। बायर दोबारा पेमेंट अकाउंट में लगवाता है, फिर पेमेंट यहाँ होल्ड की जाती है, फिर डॉक्यूमेंट सारे जो है एडवांस पेमेंट के लगाए जाते हैं, पेमेंट फिर रिलीज़ होती है और फिर एफआई होता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इश्यू बन जाता है क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर पैसे वापस भिजवाने पर अब ये 50-50 चांस होता है कि बायर वापस पैसे भिजवाए कि नहीं भिजवाए। अगर वो नहीं भिजवाए तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ लोगों ने पेमेंट जो है वो कहीं और से फिर लगवाई। क्योंकि पेमेंट लगवाना बहुत ज़रूरी, कोई भी सामान आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको पता है एफआई चाहिए। जब एफआई सिस्टम में जनरेट होती है तो उसको रिलीज़ भी करवाना एक्सपोर्टर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिलीज़ मतलब कि उस एफआई के अगेंस्ट आपके अकाउंट में पैसे लाज़मी आने चाहिए। अगर नहीं आए हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे एडवांस पेमेंट के अंदर पैसे आ गए, कोई टेंशन नहीं, वैसे एफआई जनरेट हो गई, सामान आ गया, आपने बैंक में डॉक्यूमेंट जमा कर दी कि भई ये एफआई थी मेरी, उसके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट मैंने जमा कर लिए, मैंने शिपमेंट भेज दी, क्लियर हो जाता है। एलसी के अंदर भी यही चीज़ होती है कि जैसे ही एलसी आती है, सामान जो है शिफ्ट हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट आपने बैंक टू बैंक ही होता है एलसी तो। सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा होते हैं और जो है आपकी बैंक बायर की बैंक में वो डॉक्यूमेंट भिजवाती है, पेमेंट वहाँ से आ जाती है उस एलसी के अगेंस्ट और जो है वो एफआई जो है वो रिलीज़ हो जाती है। आपका केस वहीं क्लोज़ हो जाता है, एफआई के अगेंस्ट पैसे आ गए। डीपी के अंदर क्या होता है, डीपी की जब एफआई इश्यू होती है, तो डीपी के अंदर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है, तो वो बैंक टू बैंक ट्रांज़ैक्शन होता है, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक के अंदर जमा हो जाते हैं और बैंक जो है वो बायर की बैंक में जो है वो डॉक्यूमेंट भिजवाती है, बायर की बैंक पेमेंट जो है बायर को बुलाती है, बायर पेमेंट देता है और डॉक्यूमेंट रिसीव करके चला जाता है और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। तो डीपी की जो एफआई है वो भी क्लियर हो जाता है, उसके अगेंस्ट पैसे आ गए तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया। डीए भी सेम इसी तरीके से होता है, बैंक टू बैंक ट्रांज़ैक्शन होता है। अब तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होगा काफ़ी लोगों के ज़हन के अंदर कि वो दूसरी एफआई इश्यू कर ले अगर एक नहीं हो रही तो वो किस पेमेंट टर्म पे इश्यू करवाएगा? डीपी पे सबसे ईज़ी जो एफआई इश्यू करवाना वो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट डीपी। जस्ट डॉक्यूमेंट दे दो, बैंक इश्यू करके दे देगा। लेकिन उस एफआई को वो रिलीज़ कैसे करवाएगा? उसकी पेमेंट तो ऑलरेडी आ गई, बायर ने पेमेंट दे दी, उसके अकाउंट में आ चुकी है। अगर वो डीपी का एफआई इश्यू करवा लेता है
और जो है पेमेंट नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा? एफआई के अंदर जो बीएल इश्यू होती है वो बैंक के नाम पे होती है और बैंक एंडोर्स करेगा नहीं जब तक पेमेंट नहीं आएगी उसके अगेंस्ट, और बायर उसको दोबारा पेमेंट क्यों सेंड करेगा उसके अकाउंट से? तो इस तरह के केसेस के अंदर मैंने लोगों को देखा है, वो पेमेंट फिर किसी और जगह से जो है वो करवा रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो आपने हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी आप एडवांस पेमेंट लेते हो, बैंक को पहले इन्फॉर्म, जब अकाउंट जब खुलता है ना, उसी वक़्त आपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि भई हमारी जो एक्टिविटी है, वो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है। हम इम्पोर्ट भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे, ताकि वो आपको उस कैटेगरी के अंदर रखें, और जब भी कोई इस तरह की फ़ॉरेन करेंसी की अमाउंट आती है, तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं और आपसे डॉक्यूमेंट का तकाज़ा करते हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंट आप नहीं प्रोवाइड करोगे, वो पैसे को होल्ड करके रखेंगे, और अगर पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर आपने वो डॉक्यूमेंट उनको नहीं प्रोवाइड किया, वो पैसे वापस उस अकाउंट में भेज देंगे। तो इसीलिए बगैर डॉक्यूमेंट के वो पेमेंट रिलीज़ ही नहीं हो सकती, अगर आपने बैंक को जो है वो इन्फॉर्म कर लिया। जो अभी ये भाई चीज़ फेस कर रहे हैं ना, उससे आप बच जाते हो। आपने डॉक्यूमेंट अपने दे दिए और जो है चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट आपके सारे सीधे हो जाते हैं उसके अंदर। तो उस तरह की चीज़ों को उन्हें समझ के काम करना है, और ये एफआई इशू करवाना और इसकी पेमेंट का आना बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं ऐसे केसेस भी जो है वो जो है हैं लोगों की, जो अमाउंट अगर आपकी नहीं आई, अब देखिए यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चले हमने सामान भेज दिया किसी तरीके से, और अगर पैसे नहीं आए तो फिर क्या होगा? भाई अगर पैसे नहीं आए ना उस एफआई के अगेंस्ट, तो अज़ाब आ जाता है आपके ऊपर, याद रखिएगा। स्टेट बैंक नहीं छोड़ता है आपको, आपकी हेयरिंग आपके ऊपर चलता है, केस हो जाता है आपके ऊपर, फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर पड़ जाते हैं, धक्के धक्के अलग खाने पड़ जाते हैं। पहले जो स्टेट बैंक में हेयरिंगें होती हैं, फिर कोर्ट कचहरी तक ये चीज़ें जाती हैं, और एट द एंड आपको पैसे मँगवाने ही पड़ते हैं। अगर आपने नहीं मँगवाया, जो है वो पनिशमेंट सज़ाएँ दे दी जाती हैं, चीज़ें ज़ब्त कर ली जाती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके एनटीएन को ब्लॉक किया जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आप फ्यूचर में कोई भी जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो छोटी-छोटी अमाउंट, अब कभी-कभार क्या होता है ना, जो सामान हम भिजवाते हैं बायर के पास, तो बायर जो है वो कुछ डिस्काउंट माँग रहा होता है, तो हमें जो है तकरीबन जो टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है उसका 10% तक डिस्काउंट तो कर सकते हैं उसका। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई $650-700 थे। अब डिस्काउंट 10% काटने के बाद भी जो है वो कुछ अमाउंट रह गई थी। मतलब बायर ने कुछ ज़्यादा डिस्काउंट काट लिया, और बैंक में यहाँ पे इतना अलाउ नहीं है। तो 10% काटने के बाद कुछ अमाउंट कोई 600 या $650 कुछ जो है वो रह गई। अब ये 600 $650 की जो अमाउंट थी उसके गले पड़ गई। अब उसको जो है ये डॉलर कहीं से भी अरेंज करके देने पड़ेंगे ही। तो ये सिचुएशन जो है इस तरह से होती है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है, कैसे इश्यू होती है, और इसको इश्यू करवाना भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, अगर प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें समझ के अगर आप कर लेते हो। बेसिकली जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं वो आपने समझने हैं और अच्छे से लिख लिख लेने हैं अपने पास। और इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो हमें कमेंट्स में बताएँ, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।